अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यह नामुमकिन है कि आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला न पड़ता हो। सुबह उठकर पी जाने वाली टाटा टी से लेकर खाने में इस्तेमाल होने वाले टाटा सॉल्ट तक, सड़कों पर दौड़ती टाटा मोटर्स की गाड़ियों से लेकर आसमान में उड़ते एयर इंडिया के विमानों तक टाटा का साम्राज्य हर जगह फैला है। यहाँ तक कि दुनिया का आइकॉनिक ताज होटल भी इसी ग्रुप की पहचान है। पावर सेक्टर से लेकर फैशन इंडस्ट्री तक और स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे भारत में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो इस ग्रुप के छत्रछाया में काम करती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि यह सारी सफलता केवल रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। बेशक उनका योगदान अतुलनीय है, लेकिन इस विशाल एम्पायर की कामयाबी की कड़ियां 150 साल पीछे जाकर मिलती हैं। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम उस कहानी के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक दूरदर्शी शख्स ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और एक ऐसे ब्रांड की नींव रखी जो आज दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में अपना परचम लहरा रहा है। टाटा ग्रुप की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके ऑपरेशंस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। साल 2024 के एस्टिमेट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटल $403 बिलियन है। अगर इसे भारतीय करेंसी में बदलें तो यह लगभग 33,500 अरब रुपए बनता है। ताज्जुब की बात यह है कि अगर पाकिस्तानी रुपयों में इस रकम की बात की जाए तो यह नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर आज जितना कुल कर्ज है उसे टाटा ग्रुप की संपत्ति से एक नहीं बल्कि 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियां, ज्वेलरी, नमक, एयरलाइन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में अपनी जड़ें जमाए बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अरबों खरबों के साम्राज्य की शुरुआत आज से 156 साल पहले महज 21,000 रुपए से हुई थी। यह कहानी त्याग, संघर्ष और एक ऐसे विजन की है जिसने मेक इन इंडिया का सपना तब देखा था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने किया था। जमशेदजी अपने पिता के साथ कपास की ट्रेडिंग का काम करते थे। 1868 में जब उनकी उम्र केवल 29 साल थी तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। उस वक्त जो कॉटन वह बेचते थे वह ज्यादातर विदेशों में एक्सपोर्ट होती थी। वहां से कुछ टेक्सटाइल मिल्स इसे खरीदकर कपड़े बनाकर भारत वापस भेजती थी। जमशेदजी को यहीं से आइडिया आया कि केवल कॉटन बेचने के बजाय क्यों न खुद की एक टेक्सटाइल मिल लगाई जाए। लेकिन यह बहुत रिस्की था क्योंकि इसमें भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तभी उन्हें पता चला कि बंबई के चिंचपोकली में एक तेल मिल भारी घाटे में जाकर बंद हो गई है। जमशेदजी ने रिस्क लिया, सस्ते दामों में उस दिवालिया मिल को खरीदा और उसे कॉटन मिल में बदलकर उसका नाम रखा अलेक्जेंड्रा मिल। 2 साल बाद उन्होंने इस घाटे वाली मिल को भारी मुनाफे में बेचा और इतना पैसा जमा कर लिया कि एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सके। यहीं से टाटा ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा की शुरुआत हुई। उस दौर में आज का मुंबई कॉटन मार्केट का सबसे बड़ा गढ़ था जिसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता था। जमशेदजी का ताल्लुक खुद बंबई से था, लेकिन उन्होंने अपनी नई मिल बंबई से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में लगाने का फैसला किया। इस मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा गया। उस वक्त बंबई के व्यापारियों और लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट से इतनी दूर मिल क्यों बनाई जा रही है, पर वक्त ने साबित किया कि जमशेदजी एक जीनियस थे। नागपुर चुनने के पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, रॉ मटेरियल, क्योंकि कपास की फसलें नागपुर के पास ज्यादा होती थीं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया। दूसरा, वाटर सप्लाई, कपड़ा बनाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई नदियां और झीलें मौजूद थीं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था मजदूरों की उपलब्धता। बंबई में मजदूरों की भारी कमी थी और उनकी मजदूरी दर भी बहुत ऊंची थी, जबकि नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने के कारण उन्हें कम दर पर वफादार मजदूर मिल गए। यह फैसला जमशेदजी की दूरदर्शिता का पहला बड़ा प्रमाण था। नागपुर की मिल में शुरुआत में एक समस्या आई। मजदूर काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और अक्सर छुट्टियां ले लेते थे। 20% से ज्यादा वर्कर हमेशा गायब रहते थे। आज के दौर में शायद कोई मालिक उनकी सैलरी काटता या उन्हें निकाल देता, लेकिन जमशेदजी ने 150 साल पहले वो किया जो आज की मॉडर्न कंपनियां करती हैं। उन्होंने मजदूरों को डराने के बजाय उन्हें सुविधाएं देने का फैसला किया। उन्होंने भारत में पहली बार रिटायरमेंट पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी जैसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। उन्होंने वर्कर्स के मनोरंजन के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे मनाना शुरू किया। जो मजदूर अच्छा काम करते उन्हें सबके सामने इनाम दिया जाता था।
नतीजा ये हुआ कि वर्कर्स को अपनी अहमियत महसूस हुई और वे कंपनी को अपना समझकर काम करने लगे। यह उस दौर में किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं था और इसने टाटा ग्रुप की उस साख को जन्म दिया जिसे हम आज भरोसा कहते हैं। जमशेदजी टाटा का मानना था कि भारत को तब तक मजबूती नहीं मिल सकती जब तक हर चीज भारत में ही न बने। उस वक्त सिल्क एक बहुत ही प्रीमियम कपड़ा माना जाता था और सबसे बेहतरीन सिल्क फ्रांस से आता था। जमशेदजी खुद फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वर्म्स की खास ब्रीड भारत लेकर आए, लेकिन मुश्किल यह थी कि ये कीड़े केवल यूरोप के ठंडे क्लाइमेट में जीवित रह सकते थे। भारत की गर्मी में उनका बचना नामुमकिन था। हार न मानते हुए उन्होंने बंगलोर में एक सिल्क फर्म बनाया जहां का मौसम कुछ हद तक अनुकूल था। वहां भी शुरुआत में बीमारियां फैली, लेकिन जमशेदजी ने पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिल्क फार्मिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया। उनका यह प्रयोग सफल रहा और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है। टाटा ग्रुप ने न केवल बिजनेस किया बल्कि भारत की पूरी इंडस्ट्री का आधार तैयार किया। जमशेदजी टाटा के जीवन के 4 बड़े ख्वाब थे: स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एक विश्व स्तरीय होटल, उच्च शिक्षा के लिए संस्थान और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इनमें से केवल एक सपना होटल ही वह अपने जीते जी पूरा होते देख पाए। यह था द ताजमहल पैलेस होटल, जो 1903 में बनकर तैयार हुआ। यह भारत का पहला ऐसा होटल था जहां बिजली का कनेक्शन था। इसमें अमेरिकी पंखे, जर्मन लिफ्ट और टर्किश बाथ जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। उस वक्त होटल के कमरों का किराया मात्र 6 रुपए हुआ करता था। ताजमहल होटल बनाने के पीछे एक मशहूर कहानी है कि जमशेदजी को बंबई के वॉटसन्स होटल में घुसने नहीं दिया गया था, क्योंकि वहां सिर्फ अंग्रेजों को अनुमति थी। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे केवल अपने शहर को एक तोहफा देने की जमशेदजी की इच्छा मानते हैं। इस होटल को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके हर कमरे से समंदर का नजारा दिखे, मानो होटल पानी पर तैर रहा हो। उस दौर में अंग्रेज भारत में रेलवे बिछा रहे थे और सारा लोहा ब्रिटेन से आता था। जमशेदजी चाहते थे कि भारत का लोहा भारत में ही बने। उन्होंने 17 साल तक पूरे भारत में आयरन रिजर्व्स की तलाश की। आखिरकार झारखंड में उन्हें वो खजाना मिल गया। 1899 में स्टील प्लांट की योजना शुरू हुई, लेकिन बदकिस्मती से 1904 में जमशेदजी की मृत्यु हो गई और वह अपना यह सपना पूरा होता नहीं देख सके। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस मिशन को संभाला और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। यह एशिया का पहला प्राइवेट स्टील प्लांट था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अपनी स्टील की सारी जरूरतें इसी प्लांट से पूरी की थीं। इसी के साथ टाटा ने 1910 में टाटा पावर की शुरुआत की, जिसने प्राकृतिक झरनों से बिजली बनाकर उद्योगों को नई ऊर्जा दी। टाटा ग्रुप केवल पैसा नहीं कमाना चाहता था, वे भारत को दिमागी तौर पर भी मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी। इसी संस्थान ने भारत को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में मदद की। 1932 में दोराबजी टाटा के बाद कमान जेआरडी टाटा के हाथों में आई। जेआरडी टाटा को एविएशन का बहुत शौक था। उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो भारत की पहली एयरलाइन थी। इसकी पहली उड़ान जेआरडी टाटा ने खुद बतौर पायलट उड़ाई थी। आजादी के बाद सरकार ने इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया और इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। जेआरडी के दौर में ही टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई। उन्होंने महसूस किया कि भारत को ग्लास और साबुन बनाने के लिए भी केमिकल्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने टाटा केमिकल्स बनाया। 1980 के दशक में उन्होंने टाटा टी को लॉन्च किया, जो आज ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। जब जेआरडी टाटा बूढ़े हुए तो उन्होंने 1991 में रतन टाटा को चेयरमैन बनाया। रतन टाटा ने आते ही ग्रुप को मॉडर्न बनाया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की अपनी कोई ऐसी कार नहीं है जो पूरी तरह स्वदेशी हो। इस विजन से 1999 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दुनिया के बड़े ब्रांड्स को खरीदना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली, स्टील कंपनी कोरस और दुनिया की मशहूर लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। जहां अंग्रेज कभी टाटा को नीचा दिखाते थे, आज रतन टाटा ने उन्हीं के ब्रांड्स को खरीदकर भारत का गौरव बढ़ाया। उन्होंने टीसीएस को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में खड़ा कर दिया, जो आज टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। टाटा ग्रुप आज जिस मुकाम पर है, वह किसी एक व्यक्ति या रातों रात की मेहनत नहीं है। यह 150 सालों से कई पीढ़ियों के विजन, मजदूरों के पसीने और अटूट भरोसे का नतीजा है। टाटा का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि देश सेवा है। आज भी टाटा ग्रुप का बड़ा हिस्सा चैरिटी और ट्रस्ट में जाता है,
जो अस्पतालों और स्कूलों को चलाने में मदद करता है। जमशेदजी टाटा ने जो 21,000 रुपए से बीज बोया था, वह आज एक ऐसा वटवृक्ष बन गया है जिसकी ठंडी छांव में करोड़ों लोगों को रोजगार और देश को मजबूती मिल रही है। रतन टाटा के बाद भी यह ग्रुप अपने मूल्यों के साथ खड़ा है और भविष्य की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, टाटा ग्रुप के इस शानदार सफर और जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक की इस दास्तान ने आपको कितना प्रेरित किया? क्या आपको लगता है कि टाटा ग्रुप की कामयाबी के पीछे उनकी वर्कर वेलफेयर पॉलिसी और देश प्रेम ही सबसे बड़ा कारण है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको टाटा ग्रुप की ये मेगा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो बिजनेस और इतिहास में रुचि रखते हैं। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, बिजनेस और इंस्पिरेशनल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। मिलते हैं अगली किसी शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो में।